वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा कर के बताना। जिसकी भी अगर तबीयत ख़राब होगी तो उसको मेरी तरफ से वेल विशेज़ है कि वो अच्छा हो जाए, और जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही होंगे। आई थिंक आप लोग इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और आज से मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आधुनिक भारत, जिसका क्लास 1 आज से स्टार्ट हो रहा है। और इसके पहले मैं कुछ सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था इंडियन हिस्ट्री में ग्रेट पर्सनालिटीज़ का, जो यथावत चलती रहेंगी। और कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया, और कुछ बाहर का ट्रिप भी था इसलिए वजह से नहीं कुछ हो पाया। लेकिन कुछ अन्य डिमांड की वजह से भी कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत क्लास 1। वो बीच बीच में आपका सीरीज़ चलता रहेगा और आप कमेंट्स में बताएंगे जिसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के। आज का इस शब्द को हटाते हैं, अभी देखते हैं बाद में आधुनिक भारत के। पहले इस शब्द को देखते हैं, आधुनिक शब्द को। वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिससे ये कुछ वर्ड्स सामने आ गए थे विश्व में। तो वैश्विक स्तर पे ऐसी क्या घटनाएं हुई उसको देखते हैं। वैश्विक स्तर पर क्या ऐसी घटनाएं हुई जिससे आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाने लगा। अभी आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। आपको पता ही है कि कुछ न कुछ घटनाओं के आधार पर ही एरा का निर्धारण होता है। जैसे अभी एकदम आपके लिए सबसे ताज़ा भी है पैंडेमिक का युग। अब कहा जा रहा है पोस्ट पैंडेमिक, बिफोर पैंडेमिक एरा। आप लोग भी इस वर्ड से भली भांति परिचित होंगे। तो वैश्विक स्तर पर एक घटना हुई जिसमें एक घटना थी कुस्तुनतुनिया का पतन। ये विजेंडियन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया का पतन 1455 के आसपास, 1450 या 55 के आसपास इसका पतन हो जाता है। और उस्मानी साम्राज्य ने इसका पतन कर दिया, जिससे माना भी जाने लगा ईसाइयों का, रोमन साम्राज्य का जो दबदबा था वो खत्म होने लगा। और इसकी पतन के बाद यूरोप में मुस्लिम साम्राज्य का भी यूरोप में घुसने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। एक ये घटना थी। दूसरी घटना थी नई दुनिया की खोज। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने जा रही थी नई दुनिया की खोज की। तो जो यूरोपीय कंट्री थे जो अपने आप को स्वतंत्र भी कर लिए थे, वो नए एडवेंचर एक्सप्लोर अपने आप को कर रहे थे। वहाँ की राजा भी सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को, नई दुनिया की खोज। क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ अपने समाज और अपने सामान दोनों को वैश्विक स्तर पर दिखाना पड़ता है। हम उच्च हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो इसी क्रम में नई दुनिया की खोज स्टार्ट हुई। और एक और चीज़ होने जा रहा था जो बहुत ही खतरनाक भी है। वो तीसरा था औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण, ये 3 घटनाएं लगभग 50, 60, 70 साल के बाद ये हो रही थी। आपको पता है नई दुनिया की खोज में अमेरिका का खोज हुआ, भारत का भी वास्को डी गामा ने खोज किया। मतलब एक एक्सप्लोर हो रहा था, वर्ल्ड का विस्तार हो रहा था, विश्व का विस्तार, जो दक्षिण एशियाई या साउथ ईस्ट एशियाई देशों ने नहीं सोचा। इसकी वजह एक ये बहुत बड़ी कमी भी रही है कि हम लोग अभी भी पीछे हैं, क्योंकि शायद उस समय अपने आप को एक्सप्लोर किए होते तो हमारा भी प्रोडक्ट विश्व में बहुत तेज़ी से फैला होता और शायद हम महाशक्ति के रूप में पहले ही जाने जाते। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। तो औपनिवेशीकरण, ये सब मिल करके जिस घटना को जन्म देती हैं उसको आधुनिक युग बोला गया। आधुनिक युग, आधुनिक युग, ये अपने आप में बहुत डिस्प्यूट है। आधुनिक कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, ये बहुत समस्या है। कुछ 3 स्टार्ट कब से हुआ प्रारंभ, ये कुछ 3-4 बिंदु हैं जिसको आपके सामने मैंने बताया। और आगे और बढ़िया होता जाएगा। जैसे नहीं बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कब है, पूरी जनता इन्वॉल्व होगी तब माना जाएगा। धीरे धीरे ये एक्सप्लोर और मैच्योर होती जाएगी ये चीज़ें। तो आपको समझ में आया ही होगा ये 3 पॉइंट। अब चलते हैं भारत की तरफ। भारत में कब आधुनिक भारत कहा जाने लगा?
कुछ ये इस तरह से पहले आधुनिक भारत देख सकते हैं, जब पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी भारत का अभिन्न अंग था। तो ये सिंध का पार्ट था, ये कश्मीर था, ये मराठा था, और इधर दक्षिण साउथ इंडिया का पार्ट था, और ये बंगाल था, और ये नेपाल था, और इधर तिब्बत। ये तिब्बत, और ये श्रीलंका हुआ था, सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। ये आधुनिक भारत है, ये आधुनिक भारत का मैप भी है। ये हम देख सकते हैं इस चीज़ को। आधुनिक भारत में पहले बहुत सारे ऐसे साम्राज्य, ऐसे भारत में दिल्ली पर मुग़ल सल्तनत था, मुग़ल साम्राज्य हुआ करता था। तो मुग़ल को देख सकते हैं यहाँ दिल्ली में, पहले दिल्ली नाम नहीं हुआ करता था, दिल्ली में मुग़ल था। तो समस्या ये हुई थी कि भारत का उस समय औपनिवेशीकरण नहीं हो सकता था। इस चीज़ को, प्रश्न को भी हम समझेंगे अभी। तो ये आधुनिक भारत था उस समय, मैप के थ्रू समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम आधुनिक भारत के एकदम ओरिजिनल स्टार्ट की तरफ, कि अब आधुनिक भारत में ऐसी क्या क्या चीज़ें होने जा रही थी। सबसे पहले हम समझेंगे जो नई दुनिया की खोज थी, जिसकी वजह से व्यापारियों को एक नया मार्ग मिल गया, एक नया देश मिलने लगा, और वो उस देश में जाकर के अपने वस्तुओं को बेचने और वहाँ से कच्चा माल पाने के उद्देश्य से जाने लगे। उसी क्रम में बहुत सारे देश सामने आए, इसमें ब्रिटिश, फ्रांस, डच, पुर्तगाली आए। हर प्रत्येक देश अपने अपने देश का व्यापारी था, जो वो बाहर अपने अपनी कंपनियों के साथ जाने लगा। तो उसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने भी एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समझ लेते हैं। ये ब्रिटिश कंपनी थी, आपको पता ही है, ब्रिटिश ने बहुत ही अच्छे से, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे उसके बारे में। जो भी चीज़ें हम आएंगी, अगर 2-4 पॉइंट, जितने पॉइंट बनते बताते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, कब आई? उसका समय है 1600। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले इस ईस्ट कंपनी के बारे में जानते हैं, इंडिया के बारे में भी है। ये 1599 में कुछ 80 अंग्रेजों ने मिलकर के इसको खड़ा किया था, और ये कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हुआ करती थी। ज्वाइंट स्टॉक का मतलब आज का हम रिलायंस को भी देख सकते हैं, अपना धन जुटाने के लिए वो शेयर जारी करती है, और ठीक उसी तरह ये भी वही कंपनी हुआ करती थी जो शेयर जारी करती थी अपने उपभोक्ताओं को या अपने पार्टनर्स को, जो बाजार में खरीद सके, जिससे उनके पास अतिरिक्त संसाधन आ सके। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर वो कंपनी से कोई व्यापारी निकल भी जाता तो उसको, वो कंपनी टूटती नहीं। अगर रिलायंस में से कोई पार्टनर 4% 5% निकल जाता अपना शेयर लेकर के, तो टूटेगी नहीं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये कंपनी हुआ करती थी। उस समय की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्व का, ये शब्द याद रखना, ईस्ट इसीलिए बोला गया, पूर्व का एकाधिकार दिया 15। बाद में वही किंग जॉर्ज ने प्रथम, जेम्स प्रथम ने उसको अनिश्चित काल के लिए ये एकाधिकार दे दिया था। तो भारत में ये 1600 ईस्वी में आई थी, आपको पता चले गया। 1599 में गठित हुई थी, जो 80 अंग्रेजों ने मिलकर के बनाई थी, और वो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हुआ करती थी। ठीक, मिनट। बहुत गर्मी है, आप लोगों को पता होगा ही। अब आते हैं इसके एकाधिकार पे। 1600 में इसको एकाधिकार मिला। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकारवादी कंपनी थी कि अगर ये ब्रिटेन की कंपनी है तो ब्रिटेन का दूसरा व्यापारी उस देश में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती। क्या बढ़ती?
तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ नहीं मिल पाता, मुनाफा नहीं हो पाता, जिससे अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच एक द्वंद्व और एक विवाद भी पैदा हो सकता था। और ये बहुत ही स्मार्ट मूव था उस टाइम के लिए, तो उन्होंने ये मूव लिया। क्या हुआ, एकाधिकार मिला। फिर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उन्होंने एकाधिकार का प्रयोग किया और उसको अनिश्चित काल के लिए ये ऐसा कर भी दिया। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ 2-3 पॉइंट में मतलब कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। अब ये व्यापार किस चीज का करने वाली थी, कच्चा माल का। भारत में क्या होता था, जैसे मसाले, एक और चीज था, धीरे धीरे ये आगे बढ़ा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत भी लगभग हो ही चुका था, तो वहाँ पे कच्चे माल की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो भारत से बहुत सारे मसाले जाया करते थे और लोगों को भारत की चीज़ें, मतलब जो दक्षिण एशिया की चीज़ें थी, बहुत पसंद आती थी और भारत को उनसे कोई लेना देना नहीं होता था। तो यहाँ से वो कच्चे माल ले जाते थे, मसाले जिसमें होते थे सूती वस्त्र और हाथ से बनाई हुई बहुत चीज़ें उनको बहुत पसंद आती थी उस समय यूरोप को। अब यूरोप में कोई लुई विट्टन या जर्मनी में कोई इतनी बड़ी कार वगैरह BMW ये सब कुछ नहीं ऐसा था। जो भी था, बहुत सारी चीज़ें दक्षिण एशिया में ऐसी चीज़ें थी जो उनके पास नहीं था। सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े और फिर बाद में चल करके चाय वाय, लगभग बहुत सारी चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। तो इसी के लिए ये कंपनियां भारत में आई, इन्हीं सामानों के लिए। अब चलते हैं सामान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अन्य कामों की तरफ। क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी या एक राजनीतिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक थी या राजनीति, तो सीधा सीधा प्रथम दृष्टया आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। भाई मतलब ये यस, ये ए और ये स्टार नो, ये क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। क्योंकि आपको मैंने भारत का मैप अभी बनाया, आपने देखा कि कितनी ताकतवर साम्राज्य भारत में थे। उधर वेस्ट में मराठा भी थे, बीच में जहाँ इनको नमस्ते के रूप में भारत आया, यानी नमस्ते करके भारत में आया कि जनाब हमें यहाँ पे व्यापार करने का अनुमति प्रदान करें। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार में ये झुक करके आए हैं, तो आप जाहिर सी बात है एक व्यापारिक कंपनी है, झुकेगा तभी, टूटेगा भी, क्योंकि भारत में ताकतवर साम्राज्य था, एक भारत में शक्तिशाली साम्राज्य था। पंखा चलने के बाद भी बहुत गर्मी हो रही है, लगता है एसी उसी का व्यवस्था करना पड़ेगा इस कमरे में भी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक, फिर राजनीतिक कंपनी कब बनी इसका भी एक आगे चल करके समय आएगा कि कुछ चीज़ों के वो भी तुरंत नहीं होने वाले। ये 150 साल, लगभग 150-160 वर्ष लगेंगे, 150 साल लगेंगे इस चीज़ को यहाँ से यहाँ का रास्ता तय करने में। आप देख सकते किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से पाया नहीं जा सकता। तो व्यापारिक कंपनी थी ये, और ये भारत में अपना माल राजा की अनुमति से ही बेच पाती या उनसे खरीद पाती। और भारत में एक चीज़ और होता है, भारत में सस्ता लेबर होता है। आज भी देख सकते हैं बिहार, यूपी वगैरह से, बंगाल, मध्य प्रदेश के लोग बाहर ही जाते हैं कमाने, और सस्ते लोग। और बाहरी कंपनियाँ आप देखते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ भारत में आती हैं। क्यों आती हैं? अगर वहाँ जाएगा कोई व्यक्ति तो वो वहाँ के हिसाब से पैसा लेगा, और यहाँ आएंगी तो ये यहाँ के हिसाब से उनको कम पैसे में ही उनको पूरा अच्छे से काम मिल जाएगा। तो भारत में एक प्रॉफिट ये है कि भारत के पास अच्छी खासी लेबर है। आप खाड़ी के देशों में देख सकते हैं कि कितने स्तर पर भारतीय है। आप दुबई का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे लगभग उतनी जनसंख्या में लगभग 30% के आसपास इंडियंस ही हैं। तो आप देख सकते हैं भारत
का जो इंडियन डायस्पोरा है वो पूरी भारत में पूरे वर्ल्ड में लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़ के आसपास है, 1.5 या 2 करोड़ के आसपास है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्टिंग आप देख ही सकते हैं, वो कि व्यापारिक कंपनी थी। जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कभी कभी आ जाता है कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ से ये राजनीतिक कंपनी थी, तो पॉइंट दे देगा क्या आप इससे क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो आप सीधी सी बात है, जो लिखने वाला में होगा एक 20-50 शब्द वाला में आप बता सकते हैं क्यों नहीं थी कि, और एक व्यापारी कंपनी थी। तो आप समझ गए होंगे कि वो भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी वजह से ये राजनीतिक कंपनी नहीं हुआ करती थी। और चूंकि ये एक और चीज़ था कि ये उस समय अपने राजाओं से भी स्वतंत्र थी, यानी इससे भी स्वतंत्र हुआ करती थी। ये यानी कि पूरी तरह से व्यापारी लोगों का ही वर्ग था। तो व्यापारी राजनीतिक इच्छा जाहिर कैसे कर सकते, जब तक यहाँ से सपोर्ट नहीं आएगा तब तक ये कैसे जाहिर कर सकते हैं, कोई भी हो। तो ये चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं ये इतना टॉपिक है आज का क्लास 1। इसलिए मैंने आज छोटा रखा, थोड़ा सा टाइम भी हो गया, 9 बजने वाले हैं और मैं लेट हो गया, और कुछ 2-4 बच्चों की वजह से थोड़ा सा क्लास लेट भी हो गया है। तो आज इतना ही, और ये आगे अब डेली ये क्लासेस चलेंगी। लगभग मैं 40 क्लासेस हो सकता है, कुल टोटल 40 क्लासेस के आसपास चलेगा, और ये सबके लिए उपयोगी होने वाला है। और आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए, अगर बताएं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो भी बताएं, और जो पढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, और बहुत अच्छे। और प्लीज़ मेरा चैनल बोरिंग हिस्ट्री विद विनय सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, उसके साथ बेल आइकन भी दबा देंगे। और महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी तो उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।